वो स्टार्ट होने वाला है क्या? वैदिक सभ्यता। बच्चों हम लोग वैदिक सभ्यता को कैसे पढ़ेंगे ये समझना होगा। तो देखो हमने हेडिंग डालते हैं वैदिक काल। क्या डालते हैं हेडिंग? वैदिक काल। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पतन होने में बच्चों 2500 बीसी से 1750 या 1700 बीसी तक क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद 200 वर्ष लगे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में। पतन में कितने वर्ष लगे? 200। कारण कौन कौन सा था? एक मानवीय कारण था और दूसरा प्राकृतिक कारण था। उसमें भी मैंने आपको बताया था, टेबल बताया था ना, 4-5 व्यक्ति, गार्डन चाइल्ड है ना, गार्डन चाइल्ड। इसके अलावा और कौन व्यक्ति थे? राखलदास बनर्जी क्या बोलते हैं, अलग अलग भू पुरातत्ववेत्ता अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो मानव में क्या आया था? मानव में 3 कारण आए थे। एक प्रशासनिक कारण था, याद है कि नहीं तुम लोग? एक आर्यों का आगमन था, सुन लो, शर्म करो, याद नहीं है तुम लोग को, कल ही बताया हूं, आर्यों का आगमन था। तीसरा जो था बच्चों वो तकनीकीगत कारण था। अरे नोट्स आपको दिया गया है ना, पढ़ने के लिए दिया गया है क्या? अरे दिया गया है, 35 पेज का पीडीएफ डाला तो है, सब तो लाइन से उसी का बात तो मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक कारण में क्या था बच्चों? तो एक बाढ़ था, एक भूकंप था, एक जलवायु परिवर्तन। इस पूरी प्रोसेस होने में बच्चों कितना टाइम लग गया? 200 वर्ष लगे। कितना वर्ष लग गया? 200 वर्ष। जब ये 200 वर्ष लगा तो इस 200 वर्ष के बाद उत्तर भारत में, समझिएगा कहां पे? उत्तर भारत में। देखिए बच्चों हुआ क्या? हुआ ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था बच्चों, ये मोटा मोटा अगर देखा जाए इस तरीके का, ऐसी कुछ था। अरे ऐसी था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। लेकिन क्या हुआ, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये पतन हो गई, मतलब ये सभ्यता समाप्त हो गई। जब सभ्यता समाप्त हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग जीवित रह गए। जो यहाँ पे जीवित रह गए बच्चों, वो क्या कहलाए? वो अनार्य कहलाए। क्या कहलाए? अनार्य। यहाँ पे भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाए? अनार्य। क्या कहलाए? अनार्य। इनके काउंटर में कुछ व्यक्ति और आएंगे जो आर्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आर्य कहलाएंगे। तो आर्यों के आगमन के संबंध में बच्चों 8 अलग अलग थ्योरी है। कितनी थ्योरियां हैं? 8 अलग 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 बोलते हैं कि ये 8 अलग अलग जगहों से आए, 8 अलग अलग जगह से आए थे। कौन बोलता है? अलग अलग इतिहासकार बोलते हैं। समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, कुछ लोग जिंदा बच गए होंगे ना, है ना, जो जिंदा बच गए उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की चीजों को बचा कर रखा। तो ये जो बचा कर रखे ना, ये पहले नगरीय सभ्यता थी। धीरे धीरे जब पूरा विनाश हो गया तो क्या बन गया होगा? ग्रामीण सभ्यता बन गया। क्या बन गया? ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ आर्यंस लोग ऑलरेडी, अनार्य लोग ऑलरेडी रह रहे थे। और आर्य लोग कहां कहां से आए थे? तो कई लोग बोलते हैं कि आर्य यहीं के थे, कई लोग बोलते हैं कि आर्य सैंधव प्रदेश से आए थे, कई लोग बोलते हैं कि आर्य नेपाल से आए थे, कई लोग बोलते हैं कि आर्य ध्रुव से आए थे, ध्रुव बोले तो पोलर रीजन से आए थे, और कई लोग बोलते हैं कि आर्य मिडिल एशिया से आए थे। तो इस संबंध में 8 अलग अलग थ्योरी है। कितनी थ्योरी है? 8 अलग अलग। तो मैक्स मुलर नाम के एक इतिहासकार हैं जिसकी थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कि आर्यंस कहां से आए थे। तो उन्होंने ये बोला कि आर्यंस जो थे वो कायदे से मिडिल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मिडिल एशिया से आए थे। कैसे आए थे? क्योंकि इनके पास घोड़े हुआ करते थे, इनके पास स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हुआ करते थे। तो यहां आए, जब यहां आए तो इनकी टकराहट हुई, आर्य वर्सेस अनार्य। किसकी टकराहट हुई? आर्य वर्सेस अनार्य। जब आर्य और अनार्य की टकराहट हुई तो आर्य अनार्य के साथ नहीं रहना चाहते थे, आर्य अनार्य से अलग रहते थे।
लेकिन कुछ समय बाद आर्यंस को समझ में आया कि हमें अनार्य के साथ मेल जोल करके रहना होगा, तो पहले तो लड़ाई किए तो कई अनार्य नीचे की तरफ भाग गए। कहां भाग गए? नीचे की तरफ भाग गए और साउथ इंडिया की तरफ ट्रांसफर हो गए। और जो अनार्य आर्य के साथ मिल गए या आर्य की अधीनता स्वीकार कर लिए, याद रखना, जो अनार्य आर्य की अधीनता स्वीकार करेगा वो दस्यु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दस्यु। दास क्या कहलाएगा? दस्यु कहलाएगा। जो अनार्य किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? आर्यंस की। तो अब क्या हुआ, आर्य और अनार्य पहले अलग रहते थे, अब इनमें वैवाहिक संबंध हो गया, तो आर्य और अनार्य का एक क्या हो गया? सम्मिश्रण हो गया। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जो रीजन आज देखते हैं ये स्पेशली आर्यन से प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तक, ये सब आर्यन से प्रभावित क्षेत्र। समझ गया कहना क्या चाह रहा हूं? समझे? तो बच्चों यहां पे रहने लगे कौन? अब वास्तव में कौन रहने लगा? आर्य। और नीचे की तरफ कौन रहने लगा? अनार्य। बच्चों जब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आगे समझेंगे ना, तो धीरे धीरे हम वैदिक काल को दो हिस्सों में टूटने हैं। तो वैदिक काल दो हिस्सों में इस तरीके से टूटेगा। वैदिक काल में पहला जो होगा बच्चों, ये कहलाएगा ऋग वैदिक काल। कौन सा काल कहलाएगा? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की खासियत यह है कि ये 1500 बीसी से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 1500 बीसी से, और 1000 बीसी तक रहेगा। कितने बीसी तक रहेगा? 1000 बीसी तक रहेगा। और इसी बीच क्या होगा बच्चों, 1000 बीसी में एक नया चमत्कार होगा और लोहे की खोज होगी। क्या होगा? लोहे की खोज हो जाएगी। लोहा पहली बार आविष्कार में आएगा। कब? 1000 बीसी में। कब आएगा? 1000 बीसी में। इसी दौरान जो ये आपको ऋग वैदिक काल दिख रहा है, अगेन फिर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आएगा। कौन सा आएगा? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो होगा बच्चों, वो होगा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब ये सर आप कैसे बांट दिए? तो ऐसे बांटे। ये क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल कितने हिस्सों में टूटा है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो होगा ऐसे बच्चों, देखो यहाँ पे एक चीज की रचना होगी जिसे कहा जाएगा ऋग्वेद। क्या कहा जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसमें 10,580 श्लोक होंगे, 10 मंडल होंगे, 1028 सूक्तियां होंगी। तो इसकी रचना में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और ये जनश्रुति साहित्य है बच्चों, इसे सुना जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुन सुन के। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सुन सुन के आप याद करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, इसको सुन के याद करते हो। हाँ, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जैसे सुन रहे हो तो सुन के याद कर रहे हो। समझ रहे हो ना? आप लिखा हुआ पढ़ते नहीं। आप कभी संस्कृत में पढ़े हो क्या? नहीं, सुने हो। आपके मदर फादर गाते रहते हैं या फैमिली में दादा दादी करते रहते हैं, तो वो पूरा याद हो जाता है आपको। तो सुनिए, तो जनश्रुति साहित्य कौन सा? ऋग्वेद। इस दौरान बच्चों जब उत्तर वैदिक आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे वेद आएंगे। तो देखो, पहला वेद आएगा यजुर्वेद, फिर आएगा सामवेद, फिर आएगा अथर्ववेद। अच्छा, अथर्ववेद सबसे लेटेस्ट वेद रहेगा। अथर्ववेद के बाद बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इस पे आएगा उपनिषद, इसी में आएगा आरण्यक, इसी में आएगा संहिता, यही आएगा वेदांग। वेदों का अंत है जिसमें वेदों के बारे में समरी जिसे लिखी है, वेदांग आएगा। फिर उसके बाद वेदांग के बाद आएगा पुराण, तो 18 पुराण। फिर यहाँ पे आएगा महाकाव्य। क्या आएगा? महाकाव्य। इसमें पहला आएगा महाभारत और दूसरा आएगा रामायण। महाभारत और रामायण आएगा। ठीक है। इन सब की रचना कब होगी? उत्तर वैदिक काल में। कब होगी? उत्तर वैदिक काल में। जब हम इसको पढ़ेंगे, इस पूरे सेगमेंट को पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे तो देखिएगा। हम इसमें आपकी बुक में कैसे दिया है उसको समझिएगा। बुक बहुत ही स्पेशल तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है। देखिए, इसमें है ऋग वैदिक काल एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। पहला पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की उत्पत्ति। फिर अगला देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था। क्या देखेंगे? राजनीतिक व्यवस्था। और ऐसे देखेंगे चार्ट बना के ना, एक साथ दोनों चीज चलेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक विस्तार। फिर हम देखेंगे भौगोलिक विस्तार के बाद सामाजिक स्थिति, ऐसे मैंने बताया ना सिंधु घाटी को भी। फिर हम देखेंगे आर्थिक स्थिति, फिर हम देखेंगे धार्मिक स्थिति, और दोनों चीज टेबल में एक साथ पलट। फिर हम देखेंगे ये जो पूरा ऋग्वेद यजुर्वेद है, तो वेदों का
विस्तार, वेदों का विस्तार, ऋग्वेद के बारे में डिटेल में, यजुर्वेद के बारे में डिटेल में, सामवेद के बारे में डिटेल में। तो हमारा जो चैप्टर का पूरा क्रोनोलॉजी होने वाला वो इस ऑर्डर में होने वाला। तो पहला हम क्या देखने वाले हैं, ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल की उत्पत्ति। एक बार आप इधर ध्यान दीजिएगा, शायद इसमें दिख जाए। आज ना हम पहले टैली कर लेते हैं कि हम पढ़ने कैसे वाले, कल से हम चीजों को और आगे कंटिन्यू करेंगे। मोटा मोटा आपको समझ में आया ना क्या करने वाले हैं। आर्य कैसे आए थे, आर्य अलग अलग जगहों से आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा, 200 साल पतन लगेंगे, 200 साल के बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल दो हिस्सों में टूटेगा, दो हिस्सों में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बीच में लोहे की खोज होगी। 1500 से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600, यहाँ पे ऋग्वेद बनेगा। ऋग्वेद अपने आप में बहुत बड़ा वेद है जो चारों वेद को समाये हुए, क्योंकि ऋग्वेद के ही बहुत सारा श्लोक इसमें मिलेगा। तो ऋग्वेद अकेले डेवलप होने में 500 साल लग गया। फिर क्या हो गया, अगले 400 साल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक संहिता, वेदांत, पुराण और महाकाव्य बन गए। ठीक है, अब जब हम दोनों को पढ़ेंगे तो इस तरीके से दोनों की उत्पत्ति एक साथ पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति एक साथ, भौगोलिक स्थिति एक साथ, सामाजिक स्थिति एक साथ, आर्थिक धार्मिक एक साथ पढ़ेंगे। कारण ताकि आपको इधर से इधर में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझ में आए एक साथ। समझ गया? अब देखिएगा, उसको देखते हैं कैसे दिखा। देखो, पहले तो आप ये समझो कि वैदिक सभ्यता दो हिस्सों में टूटी है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में क्या, आर्यों द्वारा ग्रामीण विकसित ग्रामीण सभ्यता, मूल निवास, मैक्स मूलर, मध्य एशिया। दिखा, अरे बताया था ना अभी, आर्य आए थे। सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास किया इन्होंने। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। भाषा क्या थी, संस्कृत। आगे समझिएगा। देखो, एक तरफ हम पढ़ेंगे क्या, ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति। ठीक है, एक तरफ क्या पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति। तो अगले साइड क्या पढ़ेंगे, ये ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति में ही चला कि नदियां थी उस टाइम में, नदियों के बाद क्या, उन नदियों के अलग अलग नाम। देखो, मैंने बताया था ना, जब ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो हम उस समय आर्यों का आगमन पढ़ेंगे। आर्यों के आगमन में 8 अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी थ्योरी दी है, 3-4 थ्योरी तो दी है, 1 2 3 4 5 6 7 थ्योरी दी है, 8 थ्योरी टोटल। जो सबसे सर्वाधिक मान्य थ्योरी है वो कौन सी है, मैक्स मूलर थ्योरी, जो बोलते हैं कहां से आए थे आर्यंस, मध्य एशिया से आए। ये जो टेबल बना है ना बच्चों, एक एक चीज पूछता है। दयानंद सरस्वती कहां से बोले थे, देखो नेपाल से बोले थे। बाल गंगाधर तिलक कहां से बोले थे, आर्यंस कहां से आए थे, तो आर्यंस रूस से आए थे, ध्रुवीय क्षेत्रों से आए थे, उन्होंने कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। व्हीलर ने क्या बोला है कि ये यूरोप से आए थे। गंगानाथ झा ने क्या बोला, ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब है बच्चों वही जहां पे गंगा यमुना का मैदान है, वहां से आए थे। और डॉक्टर DS त्रिवेदी क्या बोलते हैं, मुल्तान से आए थे। अविनाश चंद्र क्या बोलते हैं, सप्त सांधव प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता से आए। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज बोले, लेकिन सबसे आप मान्य कौन था मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने बोला कि आर्यंस जो थे वो कायदे से मध्य एशिया से आए थे और यहाँ के अनार्य से लड़ाई लड़ते हैं। कुछ अनार्य नीचे की तरफ भागते हैं, कुछ अनार्य आर्यों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं वो दस्यु कहलाए। क्या कहलाए, दस्यु कहलाए। देखो, आर्यों के आगमन से संबंधित सिद्धांत में मैक्स मूलर का सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसके अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। अब देखो, आर्य क्या होते हैं, अनार्य क्या होते हैं, दस्यु क्या होते हैं, यही मैं बता दिया हूं, ये सब बता दिया हूं, आर्य, अनार्य और दस्यु। ये भी आपको मिलेगा सब बुक में। ये देखिए, मैं आपको कहना क्या चाहता, हम क्या पढ़े थे, उधर ऋग्वैदिक की उत्पत्ति पढ़े थे, उत्पत्ति में इतना साझी। अब पहले में क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक की उत्पत्ति पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक की उत्पत्ति के बाद ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार पढ़ोगे बच्चों, तो आप उत्तर वैदिक काल का अगले स्लाइड में भौगोलिक विस्तार पढ़ो। दोनों पैरेलल चला ना, ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार तो उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। अच्छा, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति अगर आप पढ़ोगे तो साथ ही अगले स्लाइड में क्या पढ़ोगे, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, ये मैंने आपको बताया है, परिवार प्लस परिवार मिलकर। देखो, परिवार की सबसे छोटी इकाई, मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार। परिवार का प्रमुख क्या होता है, मुखिया। तो परिवार प्लस परिवार मिलकर क्या बनता है, कुल। कुल का प्रमुख कौन होता है, कुलक। कुल प्लस कुल, ग्राम। ग्राम का प्रमुख कौन होता है, ग्रामणी। ग्राम प्लस ग्राम क्या होता है, विश। विश का प्रमुख क्या होता है, विशपति। विश प्लस विश क्या होता है, जन। जन का प्रमुख क्या होता है, जनपति। जन प्लस जन क्या होता है, राष्ट्र। राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, राजन। ये बताया था ना। इस तरीके इसे कबीलाई संस्कृति बोलते हैं। कबीलाई संस्कृति से इवॉल्व होते होते क्या बन गया, राजन पे आ गया। तो जन और जन राष्ट्र बना है, पर मैं जन और जन आपको महाजनपद बताया हूं। महाजनपद बाद में जाके राष्ट्र बनेगा। तो महाजनपद क्यों बनाया हूं, क्योंकि जैसे उत्तर वैदिक काल खत्म होगा बच्चों, पूरा उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बदल जाएगा। कितने महाजनपद में बदल जाएगा, 16 महाजनपद में बदल जाएगा। समझ रहे हैं आप।
मोटा मोटा आपको समझ में आया कैसे पढ़ने वाले हैं हम? ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उत्पत्ति को लेके। ऋग वैदिक काल की शुरुआत हम आर्यन सभ्यता, आर्य लोगों के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां आर्य शब्द का मतलब होता है, बच्चों याद रखना, आर्य शब्द का मतलब होता है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अभिजात्य, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट। आर्य का मतलब क्या होता है कि वी आर प्रिविलेज्ड पर्सन, है ना, कुलीन है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, ये क्या है, आर्य है। और अनार्य को उन्होंने क्या माना कि आप कुलीन नहीं हो, श्रेष्ठ नहीं। कारण क्या है, ये मध्य एशिया से आए थे, हाइट भी इनकी ज्यादा थी, स्किन से गोरे भी थे, इनके पास स्ट्रॉन्ग पशु भी थे, है ना, और इनके पास घोड़े भी थे। तो ये अपने आप को क्या बोले कि हम आपकी तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। ये अनार्यों से इस तरीके से लड़े। समझ क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये क्या कहलाए, आर्य कहलाए। क्या कहलाए, आर्य। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में मानवीय कारणों में प्रमुख कारण क्या माना जाता है, आर्यों का आगमन माना जाता है, जिसके अगले चरण में ऋग वैदिक काल की शुरुआत होती है। यही है, यही तो है ना, वही बताया। अब आर्यों के संबंध में उत्पत्ति के सिद्धांत, तो आर्यों के संबंध में उत्पत्ति के सिद्धांत जो है बच्चों, वो 8 तरीके के सिद्धांत है, वो ये। ठीक है, जब आर्य जहां पैदा हुए थे बच्चों, तो इतनी सारी नदियां बहती थी वहां पे। इन नदियों में क्या क्या नाम है, तो चिनाब हमने सुना है, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, फिर गंडक, सरस्वती, गोमल, सिंधु। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र नदी जो है बच्चों, वो सरस्वती नदी है, जहां पे बनावली शहर था। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा शहर था, बनावली। और सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं, देवी तमा, यानी जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों की देवी है, देवी तमा, नदी तमा, साते तमा, सातों नदियों की कौन देवी है, सरस्वती है। तो क्या है, देवी तमा, नदी तमा, साते तमा। देखो, चिनाव का नाम अश्कनी, झेलम का नाम वितस्ता, व्यास का नाम विपासा, व्यास विपासा, झेलम वितस्ता, चिनाब अश्कनी, चिनाब अश्कनी, चिनाब अश्कनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपासा, रावी पुरुषणी। मैंने आपको बताया कि सिकंदर पुरुषणी नदी के किनारे युद्ध लड़ता है और पुरुषणी नदी तक पहुंचता है मेरे ख्याल से 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में। रावी नदी क्या बोलते हैं, पुरुषणी। सतलुज को क्या बोलते हैं, सतुद्री। गंडक को सदा नीरा, हमेशा जिसमें पानी भरा रहता है। कौन सी नदी, गंडक। सरस्वती, देवी तमा, नदी तमा, साते तमा। गोमल, गोमती। सिंधु, इंडस। मैं बता रहा हूं बच्चों, ये सही जोड़ी में 2 से 3 बार आया हुआ प्रश्न है, नदी और उनके प्राचीन नदी का नाम। जैसे आपके यहाँ इंद्रावती नदी का नाम पूछ देता है प्राचीन, महानदी का प्राचीन नाम बताओ, पूछता है ना सीजीपीएससी में, ऐसी एंशिएंट हिस्ट्री में पूछ देगा। सतलुज का नाम सतुद्री, चिनाब का नाम अश्कनी, झेलम का नाम वितस्ता, और आपका व्यास का नाम विपासा। याद रहेगा। साते तमा, नदी तमा, देवी तमा, किसका नाम हो गया, सरस्वती का नाम हो गया। किसका नाम हो गया, सरस्वती। सतलुज का नाम सतुद्री, रावी का नाम पुरुषणी, ठीक है। गंडक का नाम सदानीरा, ठीक है। गोमती का नाम, मतलब गोमल का नाम गोमती, सिंधु का नाम इंडस। याद रहेगा। ये ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं। मैंने बताया था मनुष्य की मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कहां हुआ है, वो नदियों के किनारे हुआ है। कहां हुआ है, तो ये जो सभ्यता विकसित हुई है, इतनी सारी नदियां थी, उन नदियों का प्राचीन नाम और नवीन नाम आपको याद रखना है। एक बार और बता रहा हूं लास्ट। चिनाब अश्कनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपासा, फिर आपकी रावी पुरुषणी, सतलुज सतुद्री, फिर आपका सरस्वती, तो नदी तमा, माते तमा, नदी तमा, साते तमा और देवी तमा, ठीक है। सतलुज का क्या हो गया, सतुद्री। गंडक का क्या हो गया, सदानीरा। गोमल का क्या हो गया, गोमती। और एक आखिरी नदी है सिंधु का क्या हो गया, इंडस। पूरा रटा होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग बोले थे आर्य कहां से आए थे, तो देखो दयानंद सरस्वती बोले थे कि आर्य नेपाल से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि आर्य ध्रुवों से आए थे। ध्रुवो लिखा ना, आर्कटिक प्रदेश, ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश का मतलब होता है ध्रुवों से। व्हीलर ये बोले थे कि ये यूरोप से आए थे। मैक्स मूलर वो ये बोले थे ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। अविनाश चंद्र क्या बोले थे, ये सप्त सिंधु, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही हैं। कौन बोल रहा था, अविनाश जी बोल रहे थे। गंगानाथ झा क्या बोले थे, ये ब्रह्म ऋषि देश, जहां पे सिंधु वैदिक सभ्यता, जहां अनार्य हैं रहते थे, वहीं पे आर्य अपने आप पैदा हुए। ये कौन बोला है, गंगानाथ झा। और डॉक्टर डीएस त्रिवेदी क्या बोले थे, मुल्तान से आए थे। आपको याद क्या रखना है, मैक्स मूलर कहां से बोले हैं, मिडिल एशिया। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यंस थे कहां से आए थे, मैक्स मूलर मिडिल एशिया से आए थे। आर्य का मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्राचीनतम भारत में
कबीले का वह समूह जो खुद को श्रेष्ठ मानता था, सामान्यतः ये नॉर्डिक रेड प्रजाति, यही होता है बच्चों, नॉर्डिक रेड प्रजाति से सर्वाधिक विदित सिद्धांत मैक्स मुलर के अनुसार ये हम कहां के थे, मध्य एशिया के थे। जो अनार्य थे बच्चों, वो कहां के थे, भारत का वह समूह जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कबीलाई संस्कृति का अनुकरण करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। क्या कहलाए, अनार्य कहलाए। क्या कहलाए, अनार्य कहलाए। दास कौन थे, आर्यन लोग शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली, कवचधारी, पशुधारी, घोड़े युक्त उत्कृष्ट हथियारों से परिपूर्ण थे। इन्होंने अपने ताकत के दम पे अनार्य के कुल समूहों को अपना गुलाम बनाया। इन समूहों को ही दास या दस्यु कहते हैं। बताया ना, जिन्होंने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। ऋग्वैदिक काल के संबंध में संपूर्ण जानकारी जनश्रुति साहित्य अर्थात ऋग्वेद के आधार पर है। और ऋग्वेद क्या है, जनश्रुति साहित्य। क्लियर हुआ कि नहीं इतना। कल हम क्या देखेंगे, तो कल हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की उत्पत्ति। तो आज की सभा यहीं करते हैं समाप्त, ठीक है। अच्छा, आज का डेट बच्चों